आयोजन समिति के आदरणीय अध्यक्ष पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, आपको ये चरणों में प्रणाम हम सबकी ओर से। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय मेघवाल साहब, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नैपत सिंह जी राजवी, मेरे साथ मंत्री रहे हुए आदरणीय श्री राजपाल सिंह जी शेखावत, इस पुस्तक के लेखक और जो कई दिन पहले हमारे पास आके मेरे को ये पुस्तक की कॉपी दे के गए थे। मैंने भी वही सोचा था जो आप लोग सोच रहे थे कि आईपीएस ऑफिसर और किताब लिखने चले, परंतु रियली मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस पुस्तक के अंदर उसको इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है। वैसे कर नहीं सकते क्योंकि भैरव सिंह जी का तो इतना विराट व्यक्तित्व है कि इनको समेट के आप किताब में जितना लिख सकते थे उतना आपने किया है, परंतु ऐसा व्यक्तित्व और सब लोगों ने जिसने अभी भाषण दिया है सब ने उनके बारे में आप लोगों के सामने वो बात रखी है। मैं तो समझती हूँ कि एक हिस्सा ही था। मैं अभी राजपाल जी को यही कह रही थी कि राजपाल जी, अपन जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और अपन जब कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकें करते हैं तो एक अलग ही वातावरण होता है। आज ऐसा लग रहा है कि भैरव सिंह जी खुद ही हम लोगों के बीच में यहाँ हैं और ये एक परिवार के रूप में इतने सारे लोगों को, 33 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को और हम लोग सबको एक सूत्र में पिरोने का काम जो उन्होंने इतने सालों से किया, ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग किसी एक दूसरे को या कोई सीरियस भाषण देने को यहाँ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनों के बीच में ही हैं और आज हम सब उनकी यादों के अंदर, आप लोग आपने जो पुस्तक लिखी है उनकी यादों के अंदर सब बह गए हैं। बाईसा श्रीमती रतन कंवर साहब, पूर्व मंत्री और विधायक, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधिगण, मैं ये सब फॉर्मल लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि सब जिलों के महानुभाव, परिवारजन जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और इतनी संख्या में आप लोग सब आए हैं, ये सब भैरव सिंह जी का चमत्कार है। हम सब, आप सब, एक एक उनके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, यहाँ बैठा हुआ है, वो दूर दूर से उनकी इस याद में आया है। आपकी पुस्तक तो खाली बहाना था, हम लोग सबको वो बहाना मिल गया कि सब लोग इकट्ठा होके यादों का संस्करण करें। एक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए उनकी याद करें। और आज आपने मुझे ही बुलाया, मुझे मौका दिया और हमारे ये आपकी किताब जो आपने लिखी है, धरती पुत्र भैरव सिंह शेखावत, इस पुस्तक के विमोचन के जो समिति है उन लोगों ने मेरा नाम याद करके मुझे यहाँ बुलाया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने विराट व्यक्तित्व के यादगार के इतने बड़े कार्यक्रम में आपने मुझे याद किया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आप सबको बहुत सारे धन्यवाद। बाबोसा की याद तो सबको है, मैं भी इनको सबको बैठे बैठे यही कह रही थी, एक एक का रिश्ता अलग अलग है। मेरी यादें अलग हैं, इन लोगों ने अपनी अपनी यादें आपके सामने रख दी हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ये कोई दो राय नहीं है कि राजमाता साहब ने तो मुझे राजनीति के अंदर वो तो लेके आई थी, परंतु आपको मैं ये सब बता दूं कि इस जगह पे मैं नहीं होती अगर भैरव सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर एक अहम भूमिका निभाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं किया होता, तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे ऐसा मौका कभी मिलता या ऐसे खड़े होने का भी आप लोगों के बीच में ऐसा मौका मिलता।
मुझे राजस्थान की राजनीति में अगर किसी ने लाया है, पॉलिटिक्स तो मुझे याद है, युवा मोर्चा और ये सब जो हम लोग करा करते थे, डांटते थे, वो कहते थे आप लोग कुछ सीरियस लेते ही नहीं हो, वो तो बात बच्चों की थी, होता था, परंतु राजस्थान की सीरियस राजनीति के अंदर लाने का काम उन्होंने मुझे किया। और वो मेरे लोकल गार्डियन थे, समझो, वो मेरे डेफिनेटली मेरे प्रेरणा स्तोत्र थे। कुछ दिनों के बाद मुझे समझ में आने लगा है कि एक अपने ही किस्म से मुझे अपना बहुत स्नेह उन्होंने मुझे दिया, और मुझे ही नहीं, हम लोग सब जो विधायक थे वहाँ, हम सबको सिखाने का काम किया। हमको मझधार में नहीं छोड़ा, हमको ये नहीं कहा कि आप लोग सीख लो, समझ लो, विधायक बन गए हो, मालूम पड़ जाएगी, नहीं। उन्होंने एक एक को अलग अलग ले जाके बिठा के बात करके समझा के सिखाने का काम किया है। और आज मैं मानती हूँ कि मुझे ये ऐसे मौके मिले हैं क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की, मुझको आगे ले जाने का काम किया, मुझे सिखाने का काम किया, मेरा हाथ पकड़ के आगे ले जाने का काम किया। वो आज भी मेरे प्रेरणा स्तोत्र हैं और रहेंगे। मैं उनकी ये जो चलती फिरती राजनीति की पाठशाला होती थी ना, उसमें के एक विद्यार्थी हूँ, परंतु मैं अकेले भी नहीं हूँ। मैं जैसे हमेशा कहा, इस राजस्थान के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो इसमें से सीखकर बाहर निकले हैं। शेखावत साहब ने मेरे को हमेशा यही कहा था कि देखो, जब राजनीति करते हो ना, तो राजनीति के अंदर कोई स्वाद, कोई बात रहती नहीं है जब तक उसको सेवा नीति के अंदर आप नहीं बदल दो। जब आप राजनीति को सेवा नीति के अंदर बदलने का काम करोगे, जब आप अपना सोच के नहीं दूसरे का सोचने का काम करोगे, जब आप गरीब आदमी का ध्यान देने का काम शुरू करोगे और मन से, दिल से आप उसमें लगोगे, तो आप ये समझिए कि तकलीफ जरूर पाओगे, परंतु आखिर में आपको कोई मात दे नहीं सकेगा। ये उन्होंने बार बार मुझे कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति के अंदर जितनी बाधाएं आती हैं, जितना कठिन समय आता है, उतना ही व्यक्ति तपता है और मजबूत बनता है। आपने भी कहा इस बात को, सबने कहा एक अपने अपने बातों के अंदर कि बहुत जरूरी है। और उन्होंने मेरे को बार बार ये बताया कि आप ये मत समझना कि आराम से अब विधायक बन गए हैं तो बहुत मजे ही मजे हैं। मजे नहीं है, ये तो एक शुरुआत है, और आप तो तब इसमें से सक्सेस माने जाओगे जब आप लोगों के ध्यान भी करोगे, दुख और सुख को एक लाइन में लेने की एक किस्म से सीख पाओगे और तब कर मजबूत बनोगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे परायों की भी पहचान बनती है और आप उसको समझने लगोगे, तभी इस राजनीति में आगे बढ़ पाओगे। मुश्किलें तो आती हैं, और जब आती हैं तो सबसे पहले वो लोग हैं और ये उन्होंने मुझे कहा कि वो लोग हैं जो जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया है, वो सबसे पहले आपसे अलग होंगे। परंतु उन्होंने ये भी मुझे कहा कि इन सब की चिंता मत करो, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कौन रहता है, कौन जाता है, उससे क्या मतलब। आप खाली अपने रास्ते के ऊपर मजबूती के साथ चलते रहो और इस चीज की लड़ाई, जिस चीज के अंदर आपने बिल्कुल विश्वास रखा है, उस चीज की लड़ाई को आप लड़ते रहो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण वो चीज है कि लोगों की तकदीर आपने कैसे बदली, उसकी लड़ाई आपने कैसे लड़ी, और इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए आपने क्या किया और किस तरीके से इस प्रदेश की तस्वीर को बदली। दूसरी चीजों के अंदर आप मत सोचो, ये तो सब चलता रहता है। हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, हम ही ने बख्शी थी धड़कने जिन पत्थरों को, जुबान जब उन्हें मिली तो हम ही पर बरस पड़े। ये तो होता ही रहेगा, उनकी चिंता मत करो। राजनीति के अंदर
राजनीति के अंदर उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, कभी विचलित नहीं हुए। वो उदाहरण थे हमारे सबके लिए। उनने ऐसा वक्त भी देखा, और नरपत सिंह जी आप बैठे हो, जब उनको दुखी भी होना पड़ा। ऐसे वक्त थे जब वो भी आहत हुए। और मुझे याद है स्पेशली जब वो क्लीवलैंड गए थे इलाज के लिए, पीछे जब वो निकल गए थे यहां से, तब उनकी सरकार गिराने की साजिश चल रही थी। 1996 की बात है। क्लीवलैंड में उनकी हार्ट की सर्जरी चल रही थी और जयपुर में उनकी सरकार को गिराने का ऑपरेशन चल रहा था। ये हम सबको मालूम था। इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। इनमें से बहुत सारे वो लोग भी थे जिनको उन्होंने खूब मदद की थी। हालांकि जो सरकार गिराने वाली ताकत थी वो तो कोई सफल तो हो नहीं सका, वो तो आप लोग सब जानते हैं, वो इतिहास है। लेकिन भैरव सिंह जी इस घटना से दुखी जरूर हुए, और मैं कह रही हूं इमोशनली दुखी हुए। नहीं तो मैं कह सकती हूं कि बाकी राजनीतिक रूप में उनका किसी ने भी एक बाल बांका नहीं कर पाया, एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। अभी सब कह रहे थे, मैं देखा करती थी जब मैं विधायक बन के आई, इनके तो सब दोस्त सब दूर हैं। आपने तो बड़े बड़े नाम लिए, वो तो थे ही थे, वो तो बाद में चल के, परंतु जब विधानसभा के अंदर ऐसा कोई नहीं था जो इनसे मिलता नहीं था। और इसके बारे में भी उन्होंने यही कहा कि ये सब चीजें होती रहती है, कभी आप उधर बैठते हो, कभी हम इधर बैठते हैं, परंतु एक साथ बैठ के एक कप चाय तो पी सकते हैं। ऐसी परिस्थिति तो बनाए रखो। इतनी कटुता तो मत पैदा करो जिस कटुता की वजह से एक दूसरे की तरफ आप निगाह उठा के देख नहीं सको। पर जब विचारधारा की बात होती थी, विचारधारा की जब बात होती थी, तो मित्रता एक तरफ और पार्टी एक तरफ, वो उसके साथ समझौता कभी नहीं करते थे। वो तो मैंने भी अपने आंखों से देखा है। बहादुर सिंह जी, आपने तो अपने किताब का जो नाम था वो सही लिखा, क्योंकि वो वाकई में धरती पुत्र थे। गरीबों के लिए जो दर्द था वो उनके साथ कई दौरे हमने किए थे, और मैंने आंखों से देखा कि वो उन गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं था, उनके लिए वो कितना सोचते थे। वो अपना जो विकास करते थे वो हेड से, माने ऊपर से लेके नीचे तक नहीं, हेड से टेल तक नहीं शुरू होती थी। वो उनकी दृष्टि जो होती थी वो नीचे से शुरू होती थी। वो कोशिश यही करते थे जो पंक्ति के आखिरी व्यक्ति जो है, उस आखिरी व्यक्ति तक मैं किस तरीके से सहज रूप से पहुंचा सकता हूं सरकार की बातें, और उनको मदद कर सकता हूं, वो सोचने के लिए वो हम लोग सबको बाध्य करते थे। मुझे उनने सिखाया कि पंक्ति के अंदर जो आखिर व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति है, अगर उसकी सेवा करो तो वो सच्ची सेवा है। अब मैं आपकी ये किताब में एक दफा एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरी इस बात को पूरी तरह से एक किस्म से बताता है। आपने ये जो तस्वीर लगाई है वो पेरिस की आईफिल टावर की है। वो जब पेरिस में गए थे तब उस समय छत के ऊपर से जब सुंदर शहर पेरिस को, आपने लिखा है, को निहारते हुए उन्होंने अपने साथ आए हुए घरेलू स्टाफ की याद की। अब कहाँ उपराष्ट्रपति, किस आईफिल टावर के ऊपर चढ़े हुए, सब लोग उनके साथ खड़े हुए, बाहर बाहर के लोग और बड़े बड़े लोग उनके साथ, परंतु उसके ऊपर खड़े होकर उनने पहले किसको याद किया? इधर उधर देखकर बोले, सीताराम कहाँ है? पता चला कि अधिकारियों ने स्टाफ कर्मियों के लिए ये टावर देखने की व्यवस्था ही नहीं की, और वे सब होटल में ही हैं। वे कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से बोले, तो सही है, आप लोग तो पहले भी कभी यहां आए होंगे और फिर कभी भी यहां आओगे, उनको कब मौका मिलेगा? ये तो ठीक नहीं है। यहां से चलकर उनकी भी व्यवस्था करिए और सबको ये आईफिल टावर दिखाइए। ये आपने अपनी किताब में लिखा है। मैं देखकर मुझे भी लगा
कि जिस अंत्योदय की बात कर रहे हो और जो आखिरी व्यक्ति की अपन बात करते हैं, वो आपने इसमें भी दिया, हमने अपने आंखों से देखा, और मैं आप लोगों के सामने उनकी याददाश्त के रूप में वो फिर रखना भी चाह रही हूं। इसी कल्पना को उन्होंने मूर्त रूप दिया, ये फेमस जो अब हो गई है अंत्योदय योजना। इसमें आगे चल के केंद्र सरकार ने जो उनकी स्कीम्स थी, उस स्कीम्स के अंदर सबसे ऊंचाई के ऊपर सबसे टॉप अगर स्कीम कोई थी तो भैरव सिंह जी की स्कीम को सम्मिलित करा, उनको लेके उसको सम्मिलित करने का काम किया। मैं तो 2 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री मुझे बनने का अवसर मिला है, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम मैंने किया है। मैंने कोशिश की है कि प्रदेशवासियों के लिए जो लोक कल्याणकारी योजना है उनको बनाया जाए। जैसे राज्यपाल जी ने कहा, सबने कहा, उसके लिए बड़ा साहस की जरूरत होती है। जब छोटे से छोटे कार्यकर्ता से बुला के या व्यक्ति से बुला के पूछा जाए कि भैया आप कुछ है, आइडिया है, और जब कोई आइडिया देता है तो उसको सम्मिलित करना ये मुश्किल काम था, पर उनसे सीखा कि ये करना जरूरी है, क्योंकि हम ऊपर से जो स्कीम दे रहे हैं उसको चाहिए ही नहीं। उसकी जो नीचे की स्कीम है, जो उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई स्कीम है, उसके बारे में यहां बैठ के हमें कोई जानकारी ही नहीं है। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, जब तक हम उससे नहीं पूछेंगे, जब से हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक उस बात को क्रियान्वित हम नहीं कर सकेंगे, तब तक हमारा राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकेगा। क्योंकि जो भी स्कीम आप ऊपर से नीचे लाओगे वो अनसक्सेसफुल ही रहेगा। इसमें जनता का जुड़ाव, छोटे से छोटे आदमी का जुड़ाव होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए महिला को घर की मुखिया बना के, चाहे हम लोगों ने भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना, मुफ्त में इलाज करने का जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, या अन्नपूर्णा योजना जिसमें बहुत कम दर पे लोगों को भोजन मिलने का काम हुआ, बेटियों के भविष्य को और मजबूत करने का काम राजश्री योजना के द्वारा, या जो श्रमिक कार्ड हमारे जो मजदूर थे उनके परिवारों को देने का काम, या बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने कोशिश ये की थी साइकिल मिल जाएगा या स्कूटी मिल जाएगी तो वो बच्ची पढ़ेगी। आप सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जरूर पढ़े। आज के इस दुनिया के अंदर हमारे परिवार को आगे ले जाने वाली हमारी बेटी होगी, और उस बेटी को मजबूत करना, उसके लिए हम सब ने मिलकर जब काम किया तो मुझे विश्वास नहीं है, मैंने अपने आंखों से देखा कितनी सारी बच्चियां आगे इसमें बढ़ पाई। ये सब योजना जो हमारी थी उसकी आत्मा में अंत्योदय ही रहा, यही सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, दूसरी बात उनने मैंने देखा कि वो बहुत विचलित होते थे कि ये गांव और शहर, इनके बीच की जो खाई है उसको कैसे पाटा जाए। क्यों नहीं वही चीजें हमारे गांव वालों को मिली जो हमको हमारे शहर वालों को मिलती हैं। ऐसी ही सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। अपना गांव अपना काम, अभी आपने उसको इंगित किया। अकाल की स्थिति बनी तो काम के बदले अनाज, वो योजना। अरे राजनीति के अंदर तो वो बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी थे, और मैंने देखा जब 1985 के अंदर धौलपुर में से मुझे उन्होंने टिकट दिया, पहली बार विधायक बनी। उसके बाद 1989 में लोकसभा का जो चुनाव आया और वो मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश में थे कि तुम जाओ, एक जगह ढूंढी है मैंने, तुम वहाँ जाके वहाँ से सांसद बनो। मैंने बिल्कुल हतप्रभ होके, परेशान होके मैंने उनसे ये कहा, ये कौन सी जगह है, कहाँ भेज रहे हो आप, ये है कहाँ झालावाड़, मैं तो कभी उसका नाम तक नहीं सुना है, वहाँ क्यों भेज रहे हो आप मेरे को। और फिर मैंने कहा कि अगर आप भेज ही रहे हो मेरे को तो फिर एक शर्त रख रही हूँ कि मैं जो सीट खाली करके जाऊंगी उस सीट पे देखो, हम लोग उनके साथ ऐसे बात कर सकते थे। ये वो नेता था जिसके साथ हम लोग इस तरीके से घुल मिलकर बात कर सकते थे। मैं कहा अगर मैं छोड़ के जाती हूँ तो आप मेहरबानी करके वो सीट लड़ोगे कि नहीं, वादा है। उनने वादा किया, मैं अपनी सीट जीत के आई, मेरी सीट खाली हुई। वो उस बार छबड़ा से भी लड़े थे, धौलपुर से भी लड़े थे, और फिर उन्होंने वादा अपना पूरा किया और पूरा करके धौलपुर की सीट को अपने उसमें रखकर मेरे को ये कह दिया तुम झालावाड़ चली गई हो, मैं यहाँ धौलपुर संभाल रहा हूँ। कैसे, कहाँ मिलेगा ऐसा। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि उनकी तो कुछ दूरदृष्टि ही थी, क्योंकि झालावाड़ भेजना
और झालावाड़ के अब 30-33 साल मेरे हो गए वहाँ, और ये देखो कि बिल्कुल परिवार जैसा वहाँ का हमारा जो रिश्ता है, वो भैरव सिंह जी नहीं होते, अगर उनने इसको नहीं सोचा होता तो शायद ऐसा रिश्ता मुझे राजनीतिक रूप से नहीं मिलता। नेता प्रतिपक्ष थे वो जब मैं पहली बार बनी, 35 लोग थे हम हाउस में, कैलाशी आप ही थे उस समय। मुझे याद है कि उन्होंने तय किया विधायक दल की बैठक में कि अब ये सब नए लोग हैं, अब तुमको भी बोलना पड़ेगा, बजट के अंदर तुम्हें भी बोलना पड़ेगा। डर के मारे पसीने आ गए थे, पहली दफा बोल रहे थे, कैसे बोलेंगे, रात भर जगते रहे। बोलने के बाद पुराना विधानसभा था तो अपन उनके ऑफिस में जाया करते थे देखने के लिए कि उनकी क्या है, कैसा लग रहा है, अच्छा बोल पाए कि नहीं, बोल पाए कि नहीं। जब उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा वेरी गुड, कितना अच्छा बोली है देखो। अब हमको मालूम है कि हमने तो कहीं कहीं मिस्टेक्स भी किए होंगे, परंतु जिस तरीके से पीठ थपथपाने का काम, जिस तरीके से हौसला अफजाई करने का काम वो करते थे, मैं समझती हूँ कोई नहीं करता था। रूल बनाया, अच्छा बोले हो तुम, चलो भाई आज तुम्हारी तरफ से मिठाई होगी सबके लिए, लड्डू बटेंगे सबको। उस समय जहां हम लोग, हमारा विधानसभा था उसके पास ही एलएमबी था, ज्यादा दूर नहीं था। 200 रुपए, चलो 200 रुपए देके और बड़ा सा टिन इतना हम लोगों को मिल जाता था, उसमें सबको बांट के लड्डू खाते थे हम लोग सब और उसका मजा उठाते थे। ये था भैरव सिंह जी का, कितने प्यार से उन लोगों ने उनने हम सबको जोड़ा। ऐसे ही हम कुछ लोगों को सिखाने के लिए बाड़मेर के दौरे पे ले गए। बाड़मेर, जैसलमेर बॉर्डर देख के आओ। तुम लोग यहाँ विधानसभा के अंदर बैठते हो, तुमको क्या मालूम है कि राजस्थान का बॉर्डर कैसे दिखता है। जाके जब तक तुम लोग आंखों से नहीं देखोगे तब तक कुछ समझ नहीं पाओगे। हम 5-6 जन थे, हमको वहां लेके गए। मेरे लिए तो एक बहुत ही मैंने याद रहेगा मुझे कि उन्होंने मुझे चढ़वाया, उसके ऊपर दूरबीन दी मुझे और कहा कि उस पोस्ट के ऊपर जाके वहां से देखो, भारत की सीमा से पाकिस्तान की सीमा को देखने का पहली बार मुझे मौका मिला। और ये मौका सबको नहीं मिलता है, और वो भी भैरव सिंह जी के साथ, जिन्होंने मेरे को दिखाया कि इस तरीके से होता है। और हम लोग को सबको पढ़ा रहे थे, पर उसके साथ साथ मुझे बाड़मेर का खाटा भी खाने को सिखाया। इतना तीखा था, उन्होंने कहा ट्राई तो करो। जबान जल गई, बोल नहीं सके थोड़ी देर के लिए। तो ये है यहाँ का खाटा, याद रखना इसको। अब कौन नहीं याद रखेगा इतनी तीखी चीज को। उसके बाद मैं दूर से उसको प्रणाम कर लेती थी, बात उसको खाने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद मुझे याद है, ये भी एक दफा मेरे को बताया गया था, अपने ससुराल के गांव में जा रहे थे, जोर से प्यास लगी, पास में नाड़ी थी, मजबूरन उस नाड़ी से प्यास क्योंकि थी इसलिए थोड़ा सा उस पी लिया। उस समय नारू रोग राजस्थान में फैला हुआ था, उनको भी वो बीमारी लगी, परंतु इस बीमारी से उन्होंने प्रेरणा ली। उनने ये कहा कि हमारे बेचारे राजस्थान के लोगों के साथ ये हो रहा है, ये बीमारी फैल रही है। सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलेगा तो मेरा संकल्प होगा कि मैं स्वच्छ जल हमारे लोगों को पिलाऊंगा, और ताकि उनका जीवन भी स्वस्थ हो जाए। और ये उनकी वजह से है कि नारू रोग पूरे राजस्थान के अंदर समाप्त हुआ, वो उनकी वजह से था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये गंदे पानी की वजह से ये नारू रोग सब लोगों के बीच में फैल रहा है। अब इसको किस तरीके से बचाया जाए, पूरी तरह से जब वो मुख्यमंत्री बने उसके ऊपर जोर लगा के काम करने का, ये नारू रोग से मुक्त कर दिया राजस्थान को। भैरव सिंह जी ने इस मरुभूमि के अंदर जनसंघ का दिया जलाने का काम किया। आपको याद होगा उस समय कांग्रेस ही कांग्रेस छाई हुई थी, तूफान था कांग्रेस का, सब दूर कांग्रेस की हवा चलती थी। उसी का नतीजा था कि भाजपा जो अल्पमत में हुआ करती थी, वह विधानसभा में ऐतिहासिक 163 सीट तक पहुंचने का काम हुआ। वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की जड़ों को फैलाने का काम उस भैरव सिंह शेखावत ने, उस बाबू साहब ने हम सब के लिए किया। मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, राजमाता साहब,
उनका भी याद करना चाहूँगी यहाँ। उन सब लोगों ने मिलके कमल खिलाया, खाली राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं परंतु पूरे देश के अंदर। भैरव सिंह जी ने इतना बड़ा काम किया और उसकी वजह से भारत की राजनीति के अंदर इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचे। 2 सपने थे उनके। आखिर में बच्चा आपको फिर से रिमाइंड करूंगी, याद दिलाऊंगी। 2 सपने थे। एक कि हम अपने राजस्थान को गरीबी से कैसे मुक्त कर सकते हैं और सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में इस देश में राजस्थान को कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये उनका सपना था। अब हम अपने राज्य के समय इन सपनों को पूरा करने की कोशिश करते थे। मैं तो आपको खाली ये कह सकती हूं कि आज आप लोग संकल्प लेके यहां से जाएं। सब लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, सब लोग मंत्री भी नहीं बनने वाले, सब लोग कोई बड़े माने पार्टी के कद वाले नेता भी नहीं बनने वाले, परंतु हम भारतीय जनता पार्टी के माने कार्यकर्ता हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे हाथ के अंदर है, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। हम पूरे राजस्थान के अंदर फैल सकते हैं और ये जो सपना है वो खाली उनका ही सपना नहीं, वो अब हम सबका सपना है। मैं मानती हूं कि अब ये सपने को पूरा करने के लिए अगर हम लोग फैल जाते हैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर, तो वो सपने को हम लोग मिलकर पूरा कर सकते हैं। मेहनत का काम है भाइयों, वो सपना उन्होंने दिया है, वो बहुत बड़ा मेहनत का काम है। परंतु मैं मानती हूं कि यहाँ ये परिवार जो बैठा है वो परिवार उस मेहनत को अपने हाथ में लेके आगे ले जाके और पसीना खून बहा के ये काम कर सकता है और राजस्थान को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर सकता है जिसका सपना उन्होंने देखा और वो सपना जो उनने हमको दिखाया। मैं फिर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि इस दमदार नेतृत्व के बारे में आपने इतनी सुंदर पुस्तक लिखने का काम किया है। धरतीपुत्र भैरव सिंह शेखावत लिखकर आपने उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इसलिए आज मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस पुस्तक को आप लोगों ने यहां अच्छा सही है। मुझे मालूम था सब लोग मिले, मुझे लगा सब लोग अंदर आ गए, पर मैं घंटों से बाहर खड़े हैं। इसका मतलब ये मेहनत करने की तैयार हैं कि आप तो अंदर बैठे हो परंतु आप जैसे बहुत सारे लोग बाहर भी खड़े हुए हैं। वो हाँ, इससे डबल डिससे डबल उन सबको मैं प्रार्थना मैंने एक दफा से प्रणाम करना चाहूंगी और उन लोग जो भी बाहर बैठे हुए हैं उन लोग सबको उनसे सबसे क्षमा चाह के, क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम भी हुआ है, आप दूर दूर से यहाँ आए हैं फिर भी बाहर बैठे हैं, आपने हम सब की बातों को सुना है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने यहाँ आके आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए और जैसे मैंने बहादुर सिंह जी को कहा कि श्रद्धांजलि दी, उसी तरीके से एक सामूहिक श्रद्धांजलि देने का काम आप लोगों ने यहाँ किया है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात तो आपने मुझे विमोचन करने का एक इतना बड़ा सौभाग्य दिया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, क्योंकि मैं तो क्या उनको तो सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है, फिर भी आभार आपको कि आपने किया। और अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ भैरव सिंह जी को श्रद्धांजलि आज देना चाहूंगी। बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे मुल्क को वीरान कर गया। उनकी याद हम सबको रहेगी। मुझे लगता है कि हम ही सबको नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जो उनको याद करेंगे। और आज आपके इस कार्यक्रम में, और महाराज आप आए, आपने आशीर्वाद दिया हम सबको, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ और समिति को, उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।